माता की मित्रों, हम लोग मेष लगन में मंगल ग्रह की चर्चा कर रहे हैं और उसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज अष्टम स्थान में मंगल देव को प्लेस करवाते हैं और उसके हिसाब से हम लोग इसके फलों को जानने की कोशिश करते हैं। अष्टम स्थान में अगर मंगल ग्रह मेष राशि मतलब मेष लगन में और अपनी राशि वृश्चिक में जाके बैठते हैं तो कैसा फल प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अवस्था के हिसाब से उनको अंशों का महत्व दीजिए। सम राशि है, सम राशि में कोई भी ग्रह होता है वो 6 अंश तक मृत रहता है, 12 अंश तक वृद्धावस्था में रहता है, 18 अंश तक युवावस्था में रहता है, 24 अंश तक कुमारावस्था में रहता है और 30 अंश तक बाल्यावस्था में रहता है। तो कोई भी ग्रह हो सम राशि में इसी सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। जब आपको बल की बात करनी हो अंशों के हिसाब से तब आपको इसी तरह देखना पड़ेगा। ये सब बातें पुस्तकों से भी हम लोगों को प्राप्त होती है और अगर हम लोगों ने कहीं पे सीखा है गुरु के द्वारा या कोई भी और चैनल से तो वहाँ भी ये सब देखने को मिलता है। लेकिन इन अंशों के हिसाब से बल ऐसे ही रहेगा या फल ऐसे ही मिलेगा हम लोगों को। ये हम लोगों को अभ्यास से देखना पड़ेगा कि अभ्यास हम लोगों का क्या कहता है। एक्सरसाइज जब अनेक तरह तरह की कुंडलियों में हम लोग करते हैं तब बहुत कुछ बदलाव आता है। एक होती है थ्योरिकल स्टडी जो पुस्तकों से गुरुओं से हम लोगों को या इंस्टीट्यूट से मिलती है और एक होती है प्रैक्टिकल। जिसने जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल किया उसका नॉलेज उतना ही ज़्यादा होता है। आपको ट्रेनिंग बेस पे बहुत कुछ सिखाया जाता है लेकिन उसी ट्रेनिंग के ऊपर जब आपको खुद को चलना पड़ता है अभ्यास में तब आपको पता चलता है कि नहीं, बताया बहुत कुछ जाता है लेकिन खुद करेंगे, खुद मेहनत करके अपने दिमाग को अप्लाई करके जब जिम्मेदारी के साथ उस काम को करेंगे तब बहुत कुछ अलग हो जाता है। तो इसी तरह सब ग्रहों का बल आपको देखना पड़ेगा और सब ग्रहों की युति के द्वारा ही हम लोग कोई कुंडली का फलादेश करते हैं। आज कारक भावों के हिसाब से, जैसे भाव कारक हो या फिर राशि के ऊपर बैठा है तो उस राशि के कारकत्व क्या है, ग्रह के कारकत्व क्या है, जहाँ पे वो प्लेस है उस भाव के कारकत्व क्या है। ये सब पाठ नक्षत्रों तक के मेरे पोस्ट किए हुए हैं तो आप उनको जाके सुन सकते हैं। आज ये जो पाठ मैंने चालू किए हैं ये पाठ चालू किए हैं सम्मिलित फलों के कि किसी भी ग्रह के कौन से कारक हम लोग कहाँ पे उसको मिक्स कर सकते हैं। जैसे मंगल संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है और उसी ऊर्जा से मेष लगन वालों को वो पूरे जीवन प्रभावित करता है क्योंकि मेष लगन का स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है और बहुत कुछ कारक भी प्रथम भाव का होता है मंगल देव। तो उसके हिसाब से अगर वो अपनी वृश्चिक राशि में बैठेंगे, जनरली पुस्तकों में हम लोगों को यही पढ़ने के लिए मिलता है कि अष्टम स्थान में अगर मंगल देव हो तो वो कुछ अच्छे फल प्राप्त नहीं होते। तो क्या सही में अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे? तो उसी को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वृश्चिक राशि में अगर मंगल देव यहाँ पे विराजमान है तो कुछ चीज़ों के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं। कारण कोई भी काम जब करते हैं बहुत चुपचाप, बहुत ही शांति से अपने दिमाग को अप्लाई करके, किसी को पता नहीं चलने देंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। पता कब चलेगा? जब वो काम उनका कंप्लीट हो जाएगा और जब उस काम की वजह से ये पूरे फेमस हो जाएंगे तब लोगों को पता चलेगा कि नहीं, ये काम इसने किया है। मतलब वृश्चिक राशि का जो स्वभाव है हर काम को छुपा के करने का, वैसा ही स्वभाव फिर मंगल देव यहाँ पे अप्लाई करेंगे। भयंकर वो जो बोलते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क जो करना पड़ता है। तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है वृश्चिक राशि में मंगल देव यहाँ होने की वजह से कुछ चोट चपेट का खतरा हो, कुछ घाव वगैरह का खतरा हो, कुछ मेहनत इतनी ज़्यादा हो जाए उसकी वजह से आपकी वीकनेस का खतरा हो। और लग्न का स्वामी जब अष्टम स्थान में जाता है तो वो भी कुछ न कुछ आपकी ऊर्जा को, आपकी शक्ति को हास करता है, मतलब कमी करता है उसमें। तो उसके लिए फिर अष्टम स्थान का जो कारकत्व जिस ग्रह को है उसको भी देखना आपको बहुत जरूरी है। अष्टम स्थान के कारकत्व के लिए शनि ग्रह, तो शनि ग्रह का प्लेसमेंट, शनि ग्रह की स्थिति आपको कुंडली में देखनी पड़ेगी। और नहीं है, शनिदेव का सपोर्ट अगर नहीं मिल रहा है, अच्छे स्थान में प्लेस नहीं है, तो फिर मंगल देव की एक तो पावर देखनी पड़ेगी, कितना पावर लेके यहाँ पे विराजमान है, किसी के साथ युति है या कोई दृष्टि है इनके ऊपर या स्वतंत्र कारकत्वों के साथ विराजमान है। तब वो फल अपने कारकत्वों के हिसाब से अच्छे भी करेंगे
बुरे भी करेंगे, दोनों ही चीज़ें करेंगे। अच्छे तो इसलिए करेंगे कि आपके शरीर को नुकसान नहीं होने देंगे, क्योंकि लग्नाधिपति है। और बुरे वो करेंगे कि कुछ काम ऐसे हो जाएंगे जो समाज में कुछ अच्छे तरीके से, अच्छी नज़र से देखा नहीं जाता हो। तो ऐसे कुछ कामों से बचने के लिए या उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरुदेव की कंडीशन देखनी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, नक्षत्रों की बातें करते हैं। 3.20 डिग्री तक, मतलब 3.20 अंश तक अगर मंगल रहता है वृश्चिक राशि में, तो वो विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में रहेगा। विशाखा नक्षत्र का स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है, तो गुरुदेव की कंडीशन आपको देखनी है। उसके अलावा भी विशाखा नक्षत्र में 3.20 डिग्री तक मंगलदेव रहने से आदमी ईमानदार, सच्चरित्र, सत्य का पक्ष लेने वाला, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाला और कुछ ऐसे काम जैसे धन संग्रह से संबंधित या गड़े हुए धन से संबंधित या जुआ सट्टा से संबंधित कुछ ऐसे कामों में लिप्त करवा सकता है आपको। तो अगर आपको उससे कनेक्टेड कोई ग्रह, जैसे गुरु ग्रह तो मेन हो गया, गुरुदेव की अगर आपके मंगलदेव पे दृष्टि है तो अचानक धन प्राप्ति के योग बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। जुए से हो, सट्टे से हो, या कोई शेयर मार्केट का सट्टा वगैरह हो, या कुछ ऐसा कोई चीज़ हो गया हो कि घर में आपने कोई खुदाई कर रहे हो और उसी समय कुछ मिल गया हो, तो ऐसा वो अपने गोचर के हिसाब से अपनी दशा महादशा में वो सब करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ नुकसान के भी चांस ज़्यादा होते हैं कि आदमी अपनी पैतृक संपत्ति को भी जुए सट्टे में उड़ा सकता है। दोनों चीज़ें अब वो किस तरह से फलित हो रहा है, बाकी ग्रहों की युति वगैरह क्या है, तो हमारा यही कहना है कि इन सब चीज़ों से जितना ज़्यादा जातक दूर रहे उतना अच्छा है। अपनी मेहनत की कमाई पे विश्वास करें और अपने आप को उस काबिल बनाएं कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, उसी से फिर आपको बढ़िया अर्निंग होनी चालू हो जाए। उसके आगे अनुराधा नक्षत्र, चारों चरण आएंगे, मतलब 3.20 डिग्री से लेके 16.40 डिग्री तक अनुराधा नक्षत्र रहेंगे वृश्चिक राशि में। और वहाँ पे 3.20 डिग्री से लेकर 16.40 डिग्री तक अगर मंगलदेव विराजमान है तो वो अनुराधा नक्षत्र के अंतर्गत आएंगे। और अनुराधा नक्षत्र का स्वामित्व शनिदेव को प्राप्त है। अब अनुराधा नक्षत्र के कारकत्व तो बहुत है, लेकिन जब हम लोग अष्टम स्थान से संबंधित उस कारकत्वों को मिलाने की कोशिश करते हैं तब ये समझ में आता है कि कुछ वास्तुकर्म टाइप के, जैसे आपको वास्तु का बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, ज्योतिष का बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, या कुछ ध्यान साधना या तंत्र मंत्र का बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, ऐसे कुछ कामों में लिप्त हो सकते हैं या ऐसे कुछ कामों को आपकी सीखने की प्रेरणा हो सकती है। मतलब जो रहस्य ज्ञान से संबंधित जो चीज़ें हैं, ज्योतिष हो गया, वास्तु हो गया, ग्रह नक्षत्र हो गए, या भूगर्भ से संबंधित वास्तुकर्म वगैरह हो गए, या उसका कोई ज्ञान है या उसमें कुछ इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। अगर बाकी ग्रहों का सपोर्ट मिले तो बहुत बढ़िया नॉलेज इस लाइन का आपको बनता भी है। अष्टम स्थान में मंगलदेव अगर अनुराधा नक्षत्र में बैठता है और शनिदेव की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो ये ज़बरदस्त नॉलेज आपको दिलवा सकते हैं इस मामले में। फिर आदमी का को जो दिमाग है कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ जा सकता है जिससे आपका शनिदेव भी एक्टिवेट हो। तो शनिदेव एक्टिवेट होने के बाद में ये जगह में मंगल बैठ के आपको उस ज्ञान प्राप्ति में एक तो हेल्प भी करेगा, थोड़ा टाइम लेगा ये अलग बात है, लेकिन आपकी ऊर्जा को एक दिशा देगा, क्योंकि लगने से तो ऊर्जा की तो कोई कमी नहीं है। और उसी ऊर्जा के ऊपर उठ के उससे संबंधित वो काम करके आप ज्ञान की उस सीढ़ी को प्राप्त करेंगे जो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो वास्तु से संबंधित ज्ञान हो, चाहे वो ज्योतिष से संबंधित ज्ञान हो। उसके आगे बढ़ते हैं, 16.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक ज्येष्ठा नक्षत्र में मंगलदेव रहेंगे वृश्चिक राशि में। अब ज्येष्ठा नक्षत्र बुध देव के अधीन आता है, तो एक तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जहाँ भी राशि और नक्षत्र का समापन हो रहा हो वहाँ पे गंडमूल नक्षत्र लागू हो जाते हैं। तो ज्येष्ठा नक्षत्र भी गंडमूल नक्षत्र के ही अधीन आता है। अगर आपको गंडमूल नक्षत्र के बारे में जानकारी करनी है तो मेरे 2 या 3 वीडियो पोस्ट किए हुए हैं, आप वहाँ जाके सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छा फल मंगलदेव का प्राप्त होने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। खासकर गंडमूल नक्षत्र वाला जो पीरियड आता है उस पीरियड को छोड़ के अगर हम लोग इसके फलों को जानने की कोशिश करें
तो यहाँ पे बुध देव की पोजीशन आपको देखनी पड़ेगी। बुध देव यहाँ पे तीसरे और छठे स्थान का स्वामित्व बुध देव को प्राप्त है। और साथ में ये भी फिर देखना पड़ेगा कि आपकी जन्म पत्री में बुध और गुरुदेव दोनों वो कहाँ पे विराजमान है और बुध देव कौन से नक्षत्र में विराजमान है। तो वहाँ के द्वारा फिर आपको हकीकत पता चलेगी कि ज्येष्ठा नक्षत्र में मंगल देव होने से कैसे, कौन से फल, कौन से कामों में आपको लेके जाएंगे। जनरली ज्येष्ठा नक्षत्र से कनेक्टेड अगर मंगल देव की ऊर्जा के विषय की बात की जाए और अष्टम स्थान से संबंधित कोई बात की जाए तो आप मार्शल आर्ट या जूडो केराटे या पुरातत्व से संबंधित कोई डिपार्टमेंट या हथियार से संबंधित कोई डिपार्टमेंट, वो सब में आप इंटरेस्ट ले सकते हैं और जा भी सकते हैं। लेकिन कुछ फलों की कमी परिवार से संबंधित हो या आपके शत्रु या रोग से संबंधित हो, कुछ ऐसे शत्रु जिनका आप सामना ही नहीं कर सकते हो, जैसे जीव जंतु वगैरह या इंसानी शत्रुता के विषय में यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि के अधीन आता है और वहाँ पे मंगल देव होने से आप पुरातत्व से कनेक्टेड कोई चीज़ों में जाएंगे, रहस्य से कनेक्टेड कोई चीज़ों में जाएंगे, सुरंगों की खुदाई करेंगे, उसके अंदर जाएंगे। तो वैसे कुछ जंतुओं से आपको नुकसान हो सकता है जिनका आप जिनके बारे में आपको कम पता हो और जिनके द्वारा आपको नुकसान होने के बाद में अगर टाइम पे वो कोई दवा वगैरह नहीं मिली तो फिर वो जान पे भी खतरा आ सकता है। हालांकि मंगल देव यहाँ पे मेष लग्नाधिपति है तो वो रक्षा तो आपकी एनी टाइम करेंगे, हर समय करेंगे। यहाँ पे आपके सूर्य देव को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर सूर्य बली है और सूर्य का प्रभाव अच्छा है जन्म कुंडली में तो फिर इस क्षेत्र में आप बहुत उन्नति करेंगे, क्योंकि पुरातत्व से संबंधित चीज़ों को जानने के लिए वृश्चिक राशि बहुत अच्छी होती है। और मंगल देव की शक्ति जब यहाँ पे लगती है, ज्येष्ठा नक्षत्र हो तो बुध देव का भी फिर साथ मिलता है और बुध देव का साथ मिलने की वजह से यहाँ पे आदमी बहुत डीप नॉलेज में जाता है, अपने ज्ञान को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाता हो। तो ऐसा है मित्रों, कोशिश की है मैंने नक्षत्र, राशि, भाव ये सबको सम्मिलित करके फल बताने की। किस तरह से असर होगा, कैसे असर होगा, हो सकता है आपको पुस्तकों में ये सब पढ़ने को नहीं मिले, लेकिन आप इसको अभ्यास में लगा के ट्राई कीजिएगा। पुस्तकों में कुछ बातें मिल सकती है, कुछ नहीं भी मिल सकती है, और जो नहीं मिल सकती है वो फिर अभ्यास में आपको मिलेगी। क्योंकि जब आदमी निरंतर अभ्यास करते रहता है तब आपको एक एक डिग्री पर, एक एक अंश पे अलग अलग फलों की प्राप्ति होगी। और सबसे ज़्यादा चेंजेज फलों की प्राप्ति आपको तब होगी जब आपको जिसका आपको फलादेश करना है उसके बारे में पूरी जानकारी हो। वो कैसा जीवनचर्या है उसका, किस तरह का वो इंसान है, तब आप समझ सकते हैं कि उसके ऊपर सबसे ज़्यादा कौन से ग्रहों का फल ज़्यादा चल रहा है या कौन से ग्रहों का पावर ज़्यादा है। तब हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ, आने वाले समय में अगर ये चेंज ये कर लेता है जीवन में तो इसको ये फल मिलेंगे। अगर नहीं करता है तो फिर वो निरंतर वही फल उसके चलते रहेंगे वो समय के हिसाब से। तो ज्योतिष में हमारा यही कहना है, आप जब भी आगे बढ़ो, जितना भी सीखो उतना कम है, लेकिन जो भी सीखो उसको अभ्यास में उतारो। निरंतर अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तरह तरह की कुंडलियों में, तरह तरह के इंसानों की कुंडलियों में जिनको आप जानते हो, जिनके बारे में आपको पता हो, बच्चों उनसे जिनके बारे में आप जानते नहीं हो। फेसबुक वगैरह पे आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह मिल गई और उनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है तो फिर उनका फलादेश करना बहुत मुश्किल होता है। जब जानकारी नहीं हो जातक की या उसके परिवार की तो उसके फलादेश में फिर हम नहीं करते। बाकी आप लोगों की अपनी इच्छा है, आप करें या नहीं करें वो अलग बात है। कम से कम जिसका फलादेश कर रहे हो वो आपके सामने होना जरूरी है। और कुछ इष्ट का साधन अपने खुद के मंगल देव को या गुरुदेव को बलि होना बहुत ज़रूरी है। जब आप बता रहे हो, समय काल परिस्थिति का अपना एक महत्व होता है। आप अपने कर्म कैसे कर रहे हो ज्योतिष के विषय में, इसका सबसे बड़ा महत्व होता है। आप कुछ पर्टिकुलर समय डिसाइड करते हो, कुछ अपने बारे में या अपने लिए अपनी ऊर्जा को बढ़ाए रखने के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कितनी कोशिश करते हो, इसका बहुत महत्व होता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।